ठीक है। तो हम सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट, इसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन सिक्योरिटी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है। तो सिक्योरिटी क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, प्रोडक्ट कितने कितने प्रकार के कितने होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है सिक्योरिटी मार्केट का, एक्टिविटी क्या होती है, सिक्योरिटी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी वो क्या करते हैं, वेरियस सिक्योरिटी मार्केट ट्रांजेक्शन, यानी कि जो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके बारे में, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, है ना, जो इसको अपन डीमैट भी बोलते हैं। ठीक है। पहले क्या है कि फिजिकल फॉर्म में आते थे शेयर्स, ठीक है, उसको डीमैट में कन्वर्ट किया गया ऑनलाइन, ठीक है, जिसमें फ्रॉड कम हुए। ओके, उसके बारे में ये बात है। तो अपन बेसिक से अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटीज क्या होता है। ओके, पहली चीज क्या है, सिक्योरिटीज क्या है। तो सिक्योरिटीज आर ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट शो एविडेंस ऑफ indebtedness और ऑनरशिप इंटरेस्ट इन असेट ऑफ इन कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति को, है ना, पहली चीज ये ट्रांसफरेबल है, वन हैंड टू अदर हैंड इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। दूसरा ऑनरशिप, जो जो उसका ऑनर है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो उसे लिस्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, है ना। या तो कई बार ये होता है किसी कंपनी के पास बहुत सारा उधार है, ठीक है, या फिर उसे अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज में अपने कंपनी को लिस्टेड करते हैं। उसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे देस इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे टाइप्स है। अब इनको इशू कौन करता है, देस आर इशूड बाय कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स। ये तीन लोग इन सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। कंपनीज जो लिस्टेड है, या जो यानी कि लिस्टेड का इन द सेंस कि जो पक्की कंपनीज है ना, उसके बारे में बात हो रही है। लिस्ट, शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले उनका सब ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, उस टाइप की कंपनीज। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। ठीक है। दे आर परचेज बाय इन्वेस्टर हु हैव मनी टू इन्वेस्ट, यानी कि जिसके पास पैसे होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मेरा और पैसा बढ़े, तो वो इस टाइप की सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटीज ऑनरशिप अलाउ इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सेविंग इनटू फाइनेंशियल असेट। ठीक है। जो सिक्योरिटीज के ऑनर रहते हैं वो इन्वेस्टर को क्या अलाउ करते हैं, अपनी जो सेविंग की मनी है उसको फिनेंशियल असेट्स में कन्वर्ट करने की। ठीक है, जो उन्हें अच्छा रिटर्न दे। ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसका जो ऑनर है वो क्या करते हैं, अपनी कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, एनसीडी, ये सब इशूड करते हैं। तो उसको कौन खरीदता है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर खरीदता है, क्या चाहता है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर उसको खरीद के अच्छा रिटर्न चाहता है, कि उसे बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न हो। ठीक है। और सेकेंड चीज, जो इसको इशू करते हैं, सिक्योरिटी इशूड अलाउ बोरोवर टू राइज मनी एट कॉस्ट, यानी कि जो कंपनी है उसको पैसे बोरो करने हैं, तो उसने सिक्योरिटी लिस्ट की और उसे पैसे मिल गए। ठीक है। अब जो इशूअर है और जो इन्वेस्टर है, एक को पैसे चाहिए
और इन्वेस्टर को क्या चाहिए, उस पैसे का रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, राइजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो अलाउ द इन्वेस्टर टू ट्रांसफर देयर राइट इंटरेस्ट टू अदर विदाउट इम्पैक्टिंग द इशूअर। तो पैसा जब उठाता है आदमी मार्केट से, ठीक है, रेजिंग मनी करता है, उठाता है, किसके थ्रू, इशू ऑफ सिक्योरिटी, तो वो अपने राइट और इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे शेयर होल्डर्स के पास क्या आ जाते हैं, राइट, ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि कुछ करना है तो शेयर होल्डर्स की परमिशन उसको चाहिए, तो राइट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो सिक्योरिटीज ऑल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू इशू टू raise मनी फॉर लॉन्ग टर्म while providing a opportunity to investor to exit। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इशूअर को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए और इन्वेस्टर को क्या चाहिए, अवसर चाहिए। ठीक है, अवसर काय का, या तो वो अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर ले या वहां से एग्जिट कर ले, दोनों अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसफरेबल बोला गया है कि एक इंसान कोई बहुत ऊंचे दाम पे खरीदता है, उसके बाद कोई उसी को और ऊंचे दाम में खरीदता है। ठीक है, तो इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर अपन इस NISM रिसर्च एनालिस्ट के कोर्स को फुल इंजॉय के साथ स्टडी करें, डिटेल स्टडी करें, ये ना सोचे कि हमको केवल पास करना है, तो इसमें सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, बस अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है रिटर्न में, वैसे ही हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर हम इसको अच्छे से डीपली स्टडी कर रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। ठीक है, ऐसे तो हर इंसान पास कर लेता है, कोई उसमें नहीं है, लेकिन सीख बहुत कम लोग पाते हैं। द इफिकेसी ऑफ सिक्योरिटीज इज अलाउिंग मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इज अचीव थ्रू एन इफिशियंट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, जो कैपिटल है उसका मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए किसकी जरूरत होती है, सिक्योरिटी मार्केट, जो अलाउ करते हैं, दैट अलाउ इन्वेस्टर एंड सेलर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। ठीक है, जो सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने के लिए अलाउ करते हैं, तो ये सिक्योरिटी मार्केट करता है ना, जहां से अपन बाय और सेल करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर भी उसमें बाय करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी बाय बैक भी करती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको अपन आगे और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटीज मार्केट का क्या काम है, सिक्योरिटीज मार्केट ब्रिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एंड दस क्रिएट लिक्विडिटी। सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता है, बायर और सेलर लार्ज नंबर पे आते हैं, तो उससे क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है, वॉल्यूम क्रिएट होता है, और उससे क्या होता है कि आपको भी ट्रस्ट रहता है ना कि हाँ मैंने इस NSE या BSE जो भी सिक्योरिटीज मार्केट है वहां से मैंने बाय किया है, तो उसको मैं अच्छे दाम पे, ट्रस्ट होता है कि मैं उसको अच्छे दाम पे उसे बेच भी पाऊंगा। तो क्या होता है, मेक इट इजी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी एट क्लोज टू मार्केट प्राइस। ठीक है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का प्राइस 100 रुपीज चल रहा है और आप सेल करने जा रहे हैं तो 100 में ही सेल हो रहा है, तो ये यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम दोज विथ आइडल और सरप्लस रिसोर्स टू अदर हु हैव प्रोडक्टिव नीड फॉर देम। टू स्टेट फॉर्मली, सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। तो सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होता है, अपन डीमेट अकाउंट खोलाते हैं, ओपन करते हैं, तो वो सब ब्रोकर के पास करते हैं, अपनी सेविंग को क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट क्या करता है, उसको प्रोवाइड, चैनल प्रोवाइड करता है ना। सिक्योरिटी मार्केट एक तरीके से ब्रोकर होता है, वो चैनल प्रोवाइड करता है हम जैसे क्लाइंट्स को, कि हम अपने पैसे को
इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सके। उसके बदले में अपने को क्या मिलता है, पर्टिकुलर उस कंपनी का शेयर्स, ठीक है, या बॉन्ड, ठीक है, जो भी है। थ्रो सिक्योरिटीज मार्केट अ ब्रॉडर यूनिवर्स ऑफ सेवर with surplus to invest in is available to the issuer of securities, and a universal of wide option is available to savers to invest their money। यानी कि जितने भी पैसे सरप्लस हमारे पास पड़े हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारी ऑप्शन प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। अब पहली चीज ये देख लीजिए कि सिक्योरिटीज मार्केट और इसमें क्या क्या होता है। फिनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर होता है जिसके पास पैसे होते हैं, बहुत सारे पैसे, वो कोई भी हो सकता है। बोरोवर होता है जिसको पैसे की जरूरत है, जो सिक्योरिटीज को सेल करता है मार्केट में, है ना। इंटरमीडियरीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज, है ना। तो इंटरमीडियरीज में क्या आया, ब्रोकर्स आए। रेगुलेटरीज बॉडी होती है जो कि अगर हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो एक रेगुलेशन के अंदर है, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कि हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, रेगुलेटरी बॉडीज जस्ट लाइक सेबी, आरबीआई, ठीक है। इसी का ये चार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है इसको ध्यान रखिएगा। द टर्म सिक्योरिटीज हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इस चीज को याद रखिएगा, या तो अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें लिख लीजिए, ये पूछा जाता है, ठीक है। बाकी चीजें भी पूछी जाती है, लेकिन वो क्या है कि अपन स्टडी करते करते सीख जाएंगे, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप की चीज है। सेक्शन 2H SCBCR ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसका डेफिनेशन दिया है। द टर्म सिक्योरिटी इंक्लूड, तो उसमें क्या आते हैं, शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक्स एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर इन और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अ पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो सिक्योरिटीज में ये सब चीजें आती है। और क्या चीज आती है, डेरिवेटिव्स, जो ऑप्शन एंड फ्यूचर है उसके बारे में बात हो रही है, तो डेरिवेटिव भी एक तरीके की सिक्योरिटीज है। यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर इन सच स्कीम यूनिट, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम आती है ना, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सिक्योरिटीज की रिसिप्ट भी होती है एज डिफाइंड इन क्लॉज ZG सेक्शन 2 सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। सिक्योरिटी रिसिप्ट होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस सेक्शन, ओके। यूनिट और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशूड टू इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड में अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी अपने को जो यूनिट मिलती है उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया गया है, इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाई डिक्लेयर दैट सिक्योरिटी शेल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसको सिक्योरिटीज में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और स्क्रिप्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और यूनिट वॉट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम से आए, अगर उसमें और इंश्योरेंस भी है और लाइफ का बेनिफिट रिस्क भी है तो वो उसमें काउंट नहीं होता। विच प्रोवाइड अ कंबाइंड बेनिफिट ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट बाय सच पर्सन, ठीक है। अब इसका क्लॉज दिया गया है यहाँ पे, नियम क्लॉज 9 के तहत, यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तो ये भी एक सिक्योरिटीज है। एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट वट एवर नेम कॉल्ड
जो भी नाम से हो, इशूड टू एन इन्वेस्टर बाय इशूअर बीइंग अ स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है, विच प्रोसेस एनी डेप्ट और रिसीवेबल इंक्लूडिंग मॉर्गेज डेप्ट असाइंड टू द सच एंटिटी, एक्नॉलेज बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ सच इन्वेस्टर इन सच डेप्ट और रिसीवेबल इंक्लूडिंग मॉर्गेज डेप्ट एज दे केस में बी। तो ये इतना लंबा डिटेल लिखा है, इसका ये मतलब है कोई भी रिसिप्ट हो या सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए प्रोवाइड किया गया हो, उसको उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज की बात हो गई। अब आठवां आ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सच अदर सिक्योरिटीज एज में बी डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटीज इशू करे, ठीक है। अब और है राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट डिक्लेयर एज अ सिक्योरिटी वाइड गैजेट नोटिफिकेशन 24 दिसंबर 2021। तो गोल्ड जो अपन खरीदते हैं, ई गोल्ड है ना, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, यानी कि अपन किसी भी कंपनी से यानी कि कोई भी फॉर्म से लिए ई गोल्ड, उसकी रिसिप्ट भी सिक्योरिटीज में काउंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मीन एज इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट इशू ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट ऑफ अंडरलाइंग फिजिकल गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड जमा होता है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विथ दी रेगुलेशन मेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज, सेबी के अंडर में है ये। ठीक है, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, ऑल क्लियर सर यहां तक? आप लोग को यहां तक समझ में आया? हेलो शुभ जी, विजय कृष्णा जी। ओके, देखो है इजी, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आदमी वहाँ कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, और बहुत अच्छा स्टडी है ये, बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। द इन्वेस्टर इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हैव वाइड चॉइस ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट। जो इन्वेस्टर है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स में, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बहुत सारे चॉइस है फिनेंशियल प्रोडक्ट की। टू चूज फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क एपेटाइट, यानी कि उनका रिस्क कैसा है और रिटर्न की कैसी एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। ब्रॉडली द फिनेंशियल प्रोडक्ट कैन बी कैटेगराइज एज इक्विटी, डेब्ट एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, इन तीन टाइप से इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के डेफिनेशन में आ जाते हैं, टर्मिनोलॉजी में आ जाते हैं। पहला है इक्विटी शेयर्स। कौन इशू करता है? कंपनी या इशूअर्स। ठीक है, इन्वेस्टर कौन होता है? एफपीआई, फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, ठीक है, डीआईआई, ठीक है, एंड इंडिविजुअल जैसे रिटेलर और एचएनआई, इसमें अपन आते हैं। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो में फॉरेन पोर्टफोलियो, या एफआईआई में फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और डीआईआई नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो डीआईआई में बहुत सारी कंपनी आती है, म्यूचुअल फंड, एलआईसी, बैंक्स, बहुत सारी चीजें आते हैं डीआईआई में। मीडियम डायरेक्ट इशू करते हैं कंपनी से, जो इक्विटी के शेयर्स होते हैं, या तो कंपनी इशू करती है तो आईपीओ से लेते हैं, या तो स्टॉक एक्सचेंज में जब वो लिस्ट हो जाता है तब खरीदते हैं। रेगुलेटर्स कौन है? सेबी। सेबी रेगुलेट करता है अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के तहत सेबी इक्विटी शेयर्स को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस वेंचर। इक्विटी शेयर होल्डर कलेक्टिवली ओन द कंपनी। जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी को एक तरीके से ओन करके रखते हैं। ठीक है, उनका ही ऑनरशिप होता है।
दे बियर द रिस्क एंड एंजॉय द रिवॉर्ड ऑफ ऑनरशिप, यानी कि वो उनका अगर अपन इक्विटी खरीदते हैं तो उसमें एक रिस्क होता है, ठीक है, और अपन क्या करते हैं, इंजॉय द रिवॉर्ड ऑफ ऑनरशिप, यानी कि जो अपने को ऑनरशिप मिलती है तो उसमें डिविडेंड मिलता है, रेट और प्रॉफिट, यानी कि डिविडेंड या जो शेयर्स में जो अपसाइड मूवमेंट होती है तो उसमें जो रिटर्न मिलते हैं वो हमारा प्लस साइड होता है। माइनस साइड भी है जो रिस्क बोला गया है उसको। अब इसमें आता है, सेकंड होता है डिबेंचर्स बॉन्ड एंड नोट्स। इसको कौन इशू करता है, कंपनीज, बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवी, और अदर इशूअर्स, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, ऐसा नहीं है अदर्स में कोई भी कर देगा। ठीक है, एसपीवी में भी बहुत सारे रहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत किया जाता है। कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स, कंपनी भी ऐसे ही होनी चाहिए जो जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, उनको ही ये सब बॉन्ड नोट्स जारी करने की परमिशन होती है। ठीक है, मीडियम क्या होता है, डायरेक्ट इशू बाय इशूअर्स, डायरेक्ट इशू करते हैं या तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है या तो नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही हो। अब इसमें रेगुलेटर्स कौन है, आरबीआई, सेबी, ये दो लोग रेगुलेट करते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब ये डिबेंचर्स बॉन्ड्स एंड नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या होता है, लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं। और जो डिबेंचर्स होते हैं वो तो या अनसिक्योर होते हैं या तो सिक्योर होते हैं, बैक बाई कोलेट्रल सपोर्ट इन नेचर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिक्योर ही हो, सब अनसिक्योर भी होते हैं। दे आर वेराइटी ऑफ डिबेंचर बॉन्ड सच एज फुली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और पार्सली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, और ये डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन करेंसी में भी होते हैं। अब फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स किसको बोलते हैं, एफसीडी, जो कि ऑर्डिनरी शेयर्स में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और उसके प्राइस के बारे में कब कब सोचा जाता है, जब द टर्म ऑफ कन्वर्जन आर स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ, जब उसे इसको इशू किया जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को, तब वहां पे ये भी लिखा जाता है, टाइम भी दिया जाता है कि इतने इस टाइम पे इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो फुली कन्वर्टेबल होते हैं। जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें जो लोग पैसे लगाते हैं ना उनको, उसमें मैक्सिमम लोगों को इस टाइप के डिबेंचर्स भी मिलते हैं जो फुली कन्वर्टेबल होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक फुली कन्वर्टेबल हो गया, इसके बाद होता है पार्सली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर पार्सली कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर। थोड़ा पार्सली यानी कि थोड़ा बहुत, जो डिबेंचर्स है उसका थोड़ा बहुत शेयर्स है वो कन्वर्ट होगा, ऑफ द इशूइंग कंपनी अंडर स्पेसिफाइड टर्म एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। इशू करने के टाइम ये बता दिया जाता है कि ये पार्सली कन्वर्टेबल है कि फुल कन्वर्टेबल है। ठीक है, द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ दिस डिबेंचर्स आर रिडीम एज हैपन इन एनी अदर वेनिला डिबेंचर्स। ठीक है, अब जो नॉन कन्वर्टेबल है उसको रिडीम कर लिया जाएगा जैसा बाकी को किया जाता है, यानी कि जब उसका एक टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब उससे आप पैसे ले सकते हो। और नॉन कन्वर्टेबल मीन्स क्या होता है, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये रीपेएबल होते हैं, आर रीपेएबल और रिडीम ऑन मेच्योरिटी, जब मेच्योर होता है तब ये इसका पैसा मिल जाता है, रीपेबल या रिडीम होता है। ठीक है, एनसीडी तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि इस कंपनी ने अभी ये एनसीडी निकाला है, एनसीडी एनसीडीज बहुत बोलते हैं, तो ये एनसीडीज वही है। ठीक है, द दस डिबेंचर्स कैन बी प्योर डेब्ट और क्वासी इक्विटी एज दे कैन बी
डिस्कस, ठीक है, ये अपन और आगे डिस्कस करेंगे 2.27 में, है ना। अभी के लिए इतना समझ जाइए कि प्योर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फर्दर, शॉर्ट टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू रेस्ट डेप्थ फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए इशूड नहीं होते, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो इस टाइप के में क्या क्या आते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करता है, कमर्शियल पेपर होते हैं जो कंपनी इशू करती है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि बैंक इशू करते हैं, सीडी। ये 3 चीजें हैं जिनका जो टाइम है वो 1 ईयर से ज्यादा का पीरियड नहीं होता है इसका, 1 साल से पहले रिडीम इसको करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी बॉन्ड। एक मिनट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, ओके। फॉरेन करेंसी बॉन्ड, इसमें क्या होता है, इशूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट एंड एसपीवी। इन्वेस्टर कौन होता है, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल। मीडियम क्या होता है, इशूअर या तो स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर, अब फॉरेन करेंसी बॉन्ड है तो जहां जिस देश में से इशू हुआ है, रेगुलेटर इन द रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इशू, जहां से इशू हुआ है वहां के रेगुलेटर्स उसको रेगुलेट करते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर बॉन्ड इशूड बाय कंपनी इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम करेंसी ऑफ इट्स होम कंट्री। जैसे अब अगर हमारे देश की कोई कंपनी है, वो यूएस में कोई बॉन्ड इशू करती है और वहीं के करेंसी में उसको इशू करती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड, ठीक है। मान लीजिए इंडिया, जैसे ये एग्जांपल भी दिया है कि फरवरी 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, जो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उसने यूएसडी बॉन्ड इशू किया था, ठीक है। इशू किया था यूएस में, लेकिन सॉरी, अपने होम करेंसी में इशू नहीं किया था, उसको यूएस डॉलर में इशू किया था, ठीक है। तो इसके फायदे क्या है, देश कुड बी हैव अ फीचर ऑफ कन्वर्जन इनटू शेयर्स, अगर जरूरत हुई तो इनको शेयर्स में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑफ इशूअर एंड इन्वेस्टर, जो इसे इशू किया है और जो इन्वेस्टर है उनके प्रेफरेंस के अनुसार, ठीक है। कंपनीज इन इमर्जिंग मार्केट में प्रिफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी, जो हमारी जैसे कंट्री है, इमर्जिंग जो मार्केट है, वो क्या करते हैं, यूएसडी में इशू करते हैं। और करेंसी ऑफ अदर इकोनॉमिकल मैच्योर्ड कंट्री, जो डेवलप कंट्री है या इकोनॉमिकल मैच्योर कंट्री है, वहां पे इशू करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत कम होता है, एज दे कैरी सिग्निफिकेंटली लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। However, these bonds create significant foreign currency risk to the issuers. इसमें क्या रहता है, करेंसी का रिस्क होता है। कैसे? इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट अगेंस्ट द लोकल करेंसी। अब मान लो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, आपने यूएसडी में उसको दिया है, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ उस समय मान लो डॉलर जब आपने इशू किया तो 60 रुपीज का था, आज वो 83 रुपीज हो गया। तो ये भी इसका जो डिफरेंस है ये भी एक इशू आता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो अलग, ठीक है। सेकंड होता है एक्सटर्नल बॉन्ड या मसाला बॉन्ड बोलते हैं, इसे कंपनीज, गवर्नमेंट या एसपीवी इशू करता है। इन्वेस्टर क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल। मीडियम क्या होता है, डायरेक्ट इशू बाय इशूअर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। रेगुलेटर कौन होता है, जो जहां भी इशू हो वहां के की कंट्री में जो भी रेगुलेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलता है। एक्सटर्नल बॉन्ड्स ऑल्सो रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड, इसे यूरो बॉन्ड भी कहते हैं। आर बॉन्ड इशूड इन अ करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। जैसे जिस देश की करेंसी में, ठीक है,
जिस देश की करेंसी में इशू करना है, वहां से नहीं, किसी और दूसरे देश की करेंसी में उसे इशू किया गया। तो फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इशू अ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन कुवैत। तो कुवैत में एक यूएस डॉलर का डिनोमिनेशन की बॉन्ड कुवैत में इशू किया गया, तो इट वुड बी रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड। यानी कि एक इंडियन कंपनी है, वो कुवैत जाता है और वहां पे यूएस डॉलर का जो बॉन्ड, यूएस डॉलर में अपना बॉन्ड इशू करता है। ठीक है कंट्री यहाँ की। कुवैत का जो है वो क्या है, दिनार। ठीक है, तो इसे मसाला बॉन्ड बॉन्ड कहते हैं। एक्सटर्नल बॉन्ड डोमिनेटेड डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज आर रिफर्ड एज मसाला बॉन्ड। ठीक है, अगर वो जो बॉन्ड बना है वो इंडियन रुपीज में है तो उसको मसाला बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये उसी चीज को फिर से दोहराया है। देश बॉन्ड आर इशू आउटसाइड ऑफ इंडिया बट आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। मसाला बॉन्ड्स वेयर इशूड फॉर फर्स्ट टाइम इन 2014। 2014 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी ने इशू किया था और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्टेड किया गया था। ओके, अगेन, as against foreign currency bond which create currency risk for the issuers, in the case of मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड अगर आप खरीदोगे तो उसमें जो रिस्क है वो इन्वेस्टर का होता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका रिस्क है, जो जो भी करेंसी रिस्क है वो इन्वेस्टर लेता है। सिंस द बॉन्ड आर डिनोमिनेटेड इन आईएनआर, है ना, अगर बॉन्ड आईएनआर में यानी इंडियन रुपीज में है और इंडियन रुपीज गिरते जा रही है, तो वो जो रिस्क है वो इन्वेस्टर का होता है। ठीक है, वारंट एंड कन्वर्टेबल वारंट इशूड बाय कंपनी, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल। मीडियम क्या है, डायरेक्ट इशुएंस बाय कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। और रेगुलेटर कौन है, सेबी। ठीक है, इसको कौन इशू करता है, कंपनीज। वारंट एंड कन्वर्टेबल वारंट, तो वारंट आर द ऑप्शन दैट आर entitle an investor to buy equity share of the issuer company after a specific time period at predetermined price। जो वारंट इशू होता है उसके तहत क्या होता है कि जो इन्वेस्टर रहता है वो दिए गए प्राइस में, जो भी वारंट में लिखा हुआ है उस प्राइस में उसे इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा, जो भी इशूअर कंपनी है उसके द्वारा। ठीक है, ओनली अ फ्यू कंपनी इन इंडियन स्टॉक मार्केट है इशूड वारंट। बहुत कम कंपनी है जो इतना बड़ा रिस्क लेती है। ओनली अ फ्यू कंपनीज इन इंडियन स्टॉक, उसका भी नाम इसमें दिया नहीं है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी पी के मैं आ जाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट ना। ओके।
ओके, आई एम बैक। इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत है, यानी डिटेल में स्टडी करना। बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं। ओके, फॉरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो मान लीजिए मेरी कंपनी इंडिया में है, अपने देश में कंपनी है, ठीक है। जीएमआर इंफ्रा, इसका एग्जांपल भी दिया है। मुझे पैसे चाहिए, तो मैं अपने इंडियन मार्केट में ना लेकर मैं क्या किया, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, मैं यूएस गया, अमेरिका, वहां पे उसे यूएसडी में इशू किया, डॉलर में। ठीक है। तो वहां क्या है कि अगर मैंने डॉलर में इशू किया उस बॉन्ड को, डॉलर में लिया, तो उसका फायदा क्या हुआ? अमेरिका में या जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो एक उसका फायदा मिल गया कि मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, इसका फायदा, यही मेन फायदा है। ठीक है। दूसरा, अगर अपन इंडियन मार्केट में उसको इशू करते तो उसका क्या नुकसान था? रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को ज्यादा पेड करना पड़ता। ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि मान लीजिए अगर मैं फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर रहा हूं, तो फॉरेन करेंसी बढ़ रही है और इंडियन रुपीस गिर रहा है, तो ये मेरा रिस्क हो गया फॉरेन करेंसी बॉन्ड में। एक्सटर्नल बॉन्ड क्या है? ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सटर्नल बॉन्ड क्या है? इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है। जैसे कोई कोई कंपनी है, इशू अ यूएस डॉलर बॉन्ड, कहाँ पे? कुवैत में की। ठीक है, किसी कंपनी ने यूएस डॉलर का बॉन्ड कुवैत में इशू किया, ना कि यूएस में, तो वो एक्सटर्नल बॉन्ड हुआ। ठीक है। वैसे ही अगर वो एक्सटर्नल बॉन्ड इंडियन रुपीज में इशूड हो, तो उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। आप लोग केवल अभी फोकस स्टडी में करिएगा, बाकी क्वेश्चंस तो अपन इतने सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन इसको, बहुत डिटेल में। तो अगला अगला आते हैं इंडाइसेस। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया आपको सर? ओके। अगला आता है इंडाइसेस। अब मार्केट इंडेक्स ट्रैक द मार्केट मूवमेंट बाय यूजिंग द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर चूजन एज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। ठीक है, जैसे एनएससी और बीएससी होता है। ओके। मोस्ट ऑफ द लीडिंग इंडाइसेस आर वेटेड बाय मार्केट कैपिटल। जिसकी मार्केट कैपिटल ज्यादा होती है वो ज्यादा टॉप में रहता है। To take into account the fact more the number of shares issued, greater the number of portfolio in which they may be held. Stock included in a index are also liquid. जो इंडेक्स में स्टॉक होते हैं वो लिक्विड होते हैं, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर टू रेप्लीकेट द इंडेक्स एट लो कॉस्ट। ठीक है। अब जो एनएससी 50 या बीएससी में जो स्टॉक होते हैं, जो टॉप के 30 या 50 स्टॉक, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, रिस्क फ्री ज्यादा होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो में वही स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उनको बोला गया है इंडाइसेस। इंडाइसेस में उन्हीं स्टॉक्स को रखा जाता है जो लिक्विड हो, या तो जिसका मार्केट कैप बहुत हाई हो। अब मार्केट कैप उसी का हाई होगा जिस जिस पर सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं या सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो डीआईआईज हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, या हम जैसे रिटेलर्स हो। ठीक है। लेकिन लोग अब स्मॉल पेनी स्टॉक्स में भी करने लगे। ओके। तो इसको इंडाइसेस बोलते हैं, जैसे एनएससी और बीएससी। ठीक है। अब इंडिया में एनएससी 50 होता है, एसएनपी, बीएससी, सेंसेक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एमएससीआई 40,
इसका फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भी है। MSCI बोलते हैं इस। ओके। तो ये स्टॉक के नाम है जो टॉप 50 की कंपनी, जैसे निफ्टी 50 में क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड या सबसे ज्यादा लिक्विड होते हैं उसको निफ्टी 50 में रखा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि निफ्ट जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो, तो इस टाइप के भी होते हैं। नेक्स्ट निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि आने वाला जो 50 स्टॉक है फ्यूचर का, नेक्स्ट निफ्टी 100, यानी कि निफ्टी के टॉप 100 कंपनी, निफ्टी के टॉप 500 कंपनीज, वैसी BSE के 100 500, BSE के मिड कैप स्मॉल कैप। ठीक है। और ये जो लिस्ट है इसमें चेंज भी समय टाइम टू टाइम होते रहता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज एक स्टॉक लिस्टेड है तो वो परमानेंट रहेगा। अगर आने वाले टाइम में हो सकता है वो हट जाए, किसी और का नाम आ जाए। तो आप निफ्टी 50 को देखोगे या BSE को, तो उसमें स्टॉक के जो नाम हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं 3 महीने 4 महीने में। ओके। तो देज आर ऑल्सो सेक्टर इंडाइसेस, यानी कि बैंकिंग के लिए एक इंडाइस होता है, बैंक निफ्टी बोलते हैं। निफ्टी IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा यानी निफ्टी फार्मा, निफ्टी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ऐसे ही निफ्टी के इंडाइसेस बनते हैं और भी, है ना, एज पर सेक्टर। जैसे बैंक है तो बैंक, IT है तो IT। ठीक है। द मेजर यूज ऑफ इंडाइसेस क्या है? द इंडेक्स कैन गिव अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एज अपोज टू असेट क्लास सच एज गोल्ड और डेट। यानी कि अगर इंडेक्स है तो उसका अपन कंपेयर कर सकते हैं गोल्ड से, या जो डेप्ट अपन ने पढ़ा ना उससे, कि भाई गोल्ड में ज्यादा रिटर्न है, कि निफ्टी में ज्यादा रिटर्न है, कि डेप्ट फंड में ज्यादा रिटर्न है। ठीक है। फॉर द कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विथ एक्टिव इक्विटी पोर्टफोलियो, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा ऊपर है कि निफ्टी ज्यादा ऊपर है, तो अपनी पोर्टफोलियो का कंपैरिजन करने के लिए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है। जब निफ्टी 50 अच्छा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी भी बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है। निफ्टी 50 की जो कंपनीज है वो बहुत अच्छा कर रही है, तो वो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर भी होता है। और कई बार स्टॉक गिरता है, मार्केट गिरता है, तो वहां से ये भी पता चलता है, रियल टाइम मार्केट सेंटीमेंट भी पता चलता है कि भाई क्या चल रहा है। अगर गिर गया तो लगता है नहीं अब थोड़ी मंदी है, फ्लैट चल रहा है तो लगता है साइडवेज है, कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में। इंडाइसेस एक्ट एज ए अंडरलाइन फॉर इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है। इसमें इंडेक्स फंड होते हैं। ठीक है। इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है। अंडरलाइन में ये 3 चीजें आती है, जैसे निफ्टी तो निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शन, BSE, BSE फ्यूचर, BSE ऑप्शंस। ठीक है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, इशूड बाय म्यूचुअल फंड यूनिट। इन्वेस्टर कौन होता है? इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल दोनों। मीडियम क्या होता है? या तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से ले लिए अपन ने, या तो स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लिया अपन ने जो लिस्टेड है उसके लिए, रेगुलेटर से भी। म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल टुगेदर द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो पैसा देता है उसको एक साथ लेते हैं, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है। विच द फंड इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। आज 9 बजे एक क्लास है, उसमें मैं बता दूंगा। एक 9 बजे भी मेरी क्लास है उसमें ट्रेडिंग का, तो उसमें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसमें जो इन्वेस्टर के पैसे हैं उसको एक साथ इकट्ठा करते हैं और किसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। विच द फंड इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी दैट रिफ्लेक्ट द कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है। अब जैसे कोई म्यूचुअल फंड आपने लिया,
तो उसमें कंपनीज भी देख ली आपने, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है कि उस उतनी बड़े कंपनीज के शेयर ले लें, या आपको ये पता नहीं है कि उसका रिस्क क्या है, तो आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। तो उसकी जो वैल्यू अपने को मिलती है उसे क्या बोलते हैं, एनएवी, नेट असेट्स वैल्यू। और ये क्या है, कंटिन्यूअस चेंज भी होते रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे मार्केट के अनुसार चेंज होते रहता है ये। म्यूचुअल फंड कैन बी क्लासिफाइड एज अ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि आप कभी भी उसको बाय कर सकते हो और एनी टाइम सेल भी कर सकते हो, ठीक है, इसका कोई मेच्योरिटी नहीं होता कि भाई उस मेच्योरिटी में ही आपको बेचना है। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, क्लोज एंडेड फंड इज फिक्स्ड एंड दे सेल एट स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट मिलेगा। यूनिट ऑफ क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, इस ये लिस्टेड भी होते हैं, ठीक है। यूनिट जो है उसको अपन क्या है, स्टॉक मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक तो फिक्स होता है और स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट होता है, और इसको बाय और सोल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसकी मेच्योरिटी जो है वो आपको मेच्योर टाइम में ही मिलेगी, ठीक है, जब इसका टाइम हो जाएगा तब। क्लोज एंडेड होता है ये, इसको आप कभी भी बाय और सेल नहीं कर सकते। ऐसा इन यानी कि जैसे ओपन एंडेड में कर सकते हैं ना कभी भी, इसको कभी भी बाय और सेल नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम भी होता है, ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन अपने को धीरे धीरे स्टडी करते हुए जाना है, ठीक है, वरना ये टॉपिक तो 5 मिनट में खत्म हो जाए। अगर मैं नोट्स बना के आपको स्टडी कराऊं तो ये 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी क्या है, म्यूचुअल फंड ही होते हैं, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या आता है, जैसे exchange traded fund is an investment vehicle that invests fund pooled by investor to track an index और कमोडिटी, यानी गोल्ड का ईटीएफ आता है, इंडेक्स का ईटीएफ आता है, ठीक है, जैसे बीएससी एनएससी का ईटीएफ आता है, उसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू इंडेक्स फंड, जैसा इंडेक्स फंड होता है ना एनएससी बीएससी, वैसे ही होता है ये, ठीक है। द सेंस दैट पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट द इंडेक्स इट्स ट्रैक, बट अनलाइक अन इंडेक्स फंड, जैसा इंडेक्स फंड होता है ना, द यूनिट ऑफ द ईटीएफ आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन डीमेट फॉर्म। ये जो ईटीएफ होते हैं वो ट्रेड भी होते हैं, ठीक है, डीमेट फॉर्म में, ओके। ये कमोडिटीज गोल्ड में भी होते हैं, ठीक है, गोल्ड का ईटीएफ सुना होगा आप लोगों ने। ईटीएफ के फायदे क्या है, ईटीएफ प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ऑफ इंडेक्स फंड एज वेल एज द फैसिलिटी टू सेल और बाय एट रियल टाइम प्राइस, ठीक है। इवन वन यूनिट, एक यूनिट ऑफ का फंड भी आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं खत्म करने की। अगर नहीं होगा तो जितना हो सके उतना ही करेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास में देख लेंगे उसको, ठीक है। तो एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर यानी कि हाइब्रिड और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में आता है। प्रेफरेंस शेयर आर देयर नेम इंडिकेट एज अ स्पेशल काइंड ऑफ इक्विटी शेयर विच है प्रेफरेंस ओवर कॉमन और ऑर्डिनरी शेयर्स एट द टाइम ऑफ डिविडेंड और एंड at the time of repayment of capital in the event of winding up of the company. They have same features of equity, some feature of debt. प्रेफरेंस शेयर की खासियत क्या है कि इसमें जो डिविडेंड मिलता है ना वो ऑर्डिनरी शेयर से पहले मिलता है, और सेकंड अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स के को
पैसे मिलते हैं। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल इक्विटी एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। जो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होते हैं उनको शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी बोला जाता है। ठीक है। पेमेंट टू देम इन टर्म एज डिविडेंड एंड सेम इज पेड फॉर द प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड पेमेंट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन अनलाइक इंटरेस्ट। ठीक है। पेमेंट जो इनको होता है इन टर्म ऑफ डिविडेंड वो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनको होता है। ठीक है। और नॉर्मल जो कॉमन इक्विटी शेयर्स होल्डर है उनसे पहले दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के पास क्या नहीं होता है, तो वोटिंग राइट नहीं होता, और जो असेट्स होती है कंपनी की उनमें उनका कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दे ऑफर प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड का भी जो रेट है उनका डिसाइडेड रहता है कि इतना ही मिले। ठीक है। इतने ही रेट से आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। और जो पेड होता है ना इनको, वो कॉमन इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले होता है। और इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट, वही चीज है, गेट पेड बिफोर कॉमन इक्विटी होल्डर्स। ठीक है। वही चीज फिर से इसने लिखा है थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके। आर प्रेफरेंस शेयर आर चीपर देन इक्विटी? नो, उनके पास राइट नहीं होता बस। ठीक है। क्वेश्चन आपका अच्छा है। उनके पास राइट्स नहीं होते हैं। ये किस चीज के राइट नहीं होते? वोटिंग राइट, और जो रेसिडुअल असेट्स होती है ना कंपनीज की, उसके उनके पास राइट नहीं होते। प्रेफरेंस ओवर द कॉमन इक्विटी एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ अर्निंग एंड असेट्स। अब अर्निंग और असेट्स को का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें प्रेफरेंस किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है। वही है, प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हो, बोलते नहीं है तुम मेरे को प्रेफरेंस कम दे रहे हो या ज्यादा दे रहे हो, तो वही प्रेफरेंस है। अब जो डिविडेंड होता है वो अनपेड डिविडेंड इज कैरी फॉरवर्ड, या तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या तो उसको अपने खाते में ले सकते हो अपने। ठीक है। अनपेड डिविडेंड ले। सेम वैसे ही होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। Convertible debentures are debt instrument that can be converted into equity shares of the company at future date. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। दिस सिक्योरिटीज आल्सो फीचर ऑफ बोथ डेप्ट एंड इक्विटी। इट पे पीरियडिकल कूपन इंटरेस्ट, कूपन या इंटरेस्ट मिलता है, इनको पैसे मिलते रहते हैं समय समय पर। ठीक है। जस्ट लाइक एनी अदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट टिल कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन से पहले तक इनको, जब तक ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो जाते उससे पहले तक इनको कूपन इंटरेस्ट कंपनी द्वारा टाइमली पीरियडिकली, यानी कि 1 साल 6 महीना जो भी इनका टाइम होगा उसमें इसको इशू किया जाता है। ठीक है। एट प्री डिफाइंड टाइम। ठीक है। अब ये भी सेम वैसी है, फुल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एफसीडी, जहां पे इंटायर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी कि ये पूरे के पूरा कन्वर्ट हो जाता है। पार्शियली, यानी कि आधा पोर्शन कन्वर्ट होता है शेयर इक्विटी में, और जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है रिमेन एज डिबेंचर्स, और उसमें इंटरेस्ट इनकम मिलती है। ठीक है। अर्न इंटरेस्ट इनकम एंड गेट रीपेड और रिडेम्पशन। ठीक है। रिडीम करने के बाद, यानी कि रीपेड, यानी कि पैसे इनको पूरे मिलते हैं, है ना, रिडीम जब करते हैं ना तब। ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी कि ओसीडी क्या होता है, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर एट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर। या तो वो चूज कर सकते हैं कि इक्विटी में चेंज करना है, और नहीं करना है तो कंटिन्यू जैसा भी डेप्ट चल रहा है सेम वैसे ही कंटिन्यू चलने देना है। तो 3 टाइप के हो गए, एफसीडी, पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड ऑप्शनली
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, द इशूअर्स स्पेसिफिक द डिटेल ऑफ कन्वर्जन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इशू इटसेल्फ। अब इतनी सारी चीजें देखना पड़ता है। डेट ऑन विच बिफोर विच द कन्वर्सन में बी मेड, कौन से डेट या उसके पहले का जो भी है वो देखना पड़ता है। रेशो ऑफ कन्वर्जन, द नंबर ऑफ शेयर दैट इन्वेस्टर विल बी एलिजिबल टू गेट ईच डिबेंचर, यानी कि कितने रेशोस में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, 100% डिबेंचर्स है तो उसमें कितने का रेशो बन रहा है वो वाली बात है। प्राइस एट विच द शेयर विल बी अलॉटेड टू इन्वेस्टर ऑन कन्वर्जन, प्राइस जो शेयर का प्राइस है किस प्राइस में उनको मिल रहा है कन्वर्ट करने के बाद, उसे भी देखा जाता है। यूजली क्या होता है कि ये जो डिस्काउंट प्राइस में मिलते हैं, जैसे मार्केट प्राइस 100 रुपया चल रहा है तो ये हो सकता है 80 रुपया 60 रुपया में भी मिल सकता है, तो आपको ऑलरेडी मार्केट रेट से 20-30 रुपया का ज्यादा का फायदा होता है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ द इशूअर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर लाई इन द फैक्ट दैट कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजुअली हैव लोअर कूपन रेट। अब इसमें जो कूपन रेट रहता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। दिस इज बिकॉज द यील्ड टू द इन्वेस्टर इन सच डिबेंचर इज नॉट फॉर फ्रॉम द कूपन अलोन बट आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट वंस द डिबेंचर कन्वर्ट इनटू अ इक्विटी शेयर्स। अब इसमें कूपन रेट इसलिए कम होता है क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन जब होता है और उसके बाद जब ये इक्विटी में कन्वर्ट होता है तो उस समय इनको ज्यादा फायदा होता है, इसलिए इनका कूपन रेट कम रखा जाता है। ठीक है, कूपन यानी इंटरेस्ट रेट समझ जाइए अभी उसमें। द डिसएडवांटेज टू दिस इज दैट स्टेक ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट डाइल्यूटेड व्हेन फ्रेश शेयर आर इशूड ऑन कन्वर्जन। As more shareholders come in, the proportion holding of the existing shareholder fall। जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर इसको इशू किया जाए तो क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो डाइल्यूट होते हैं, तो ज्यादा शेयर्स नहीं मिल पाते, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, द इन्वेस्टर इन अ कन्वर्टेबल डिबेंचर हैव एन एडवांटेज ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ फीचर। ठीक है, इसमें इक्विटी और डेप्थ दोनों के फीचर्स होते हैं। वही चीज फिर लिखा है कि कूपन अर्न होता है इनकम इनिशियल स्टेज में, और फिर उसके बाद क्या होता है जब वो शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वही चीज को इन्होंने दोहराया है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या ग्लोबल ग्लोबल डिप और जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। यानी कि एचडीएफसी का आपने एडीआर सुना होगा, एचडीएफसी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि वो यूएस में लिस्टेड है तो वहां के लिए फॉरेन कंपनी हुई तो उसके लिए डीआर या डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड किया जाता है। आर डोमिनेटेड इन लोकल करेंसी, यानी कि वहां की करेंसी के लिए लोकल, यानी कि एचडीएफसी का जो एडीआर है वो डॉलर में इशू होगा, वहां की लोकल करेंसी। The process of issuing depository receipt is as follow: a company or an investor deliver a specific quantity of equity shares to a bank. The bank places the security to in its custodian account in the country where the company is domiciled. The bank then issue a certificate against such a shares to investor in the overseas। यानी कि हम क्या करते हैं, कंपनी जो है वो स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को डिपॉजिट कर देती है बैंक्स में। ठीक है, ऑफ इक्विटी शेयर टू अ बैंक, और बैंक क्या करता है उसे अपनी सिक्योरिटी में या कस्टोडियन अकाउंट में रख लेता है। ठीक है, जहां का भी हो, जिस देश का, और उसके अगेंस्ट एक रिसिप्ट इशू करता है, उसे डीआर बोला जाता है। इफ द इशूइंग कंपनी इज द वन दैट डिलीवर सिक्योरिटी एंड इनिशिएटेड द प्रोसेस, इट इज रिफर्ड एज स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट। दे कैन बी लिस्टेड इन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री विच द डीआर आर इशूड। Company that want their DR to be listed should apply for listing and should compile with listing। यानी कि अगर आपको डीआर मिल गया तो उसको लिस्ट करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ शेयर आर डिलीवर्ड बाय इन्वेस्टर दे आर रिफर्ड एज अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट। दे
जो अनस्पॉन्सर्ड है उनको ट्रेड अलाउ नहीं होता। ओटीसी मार्केट में हो सकता है, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अनस्पॉन्सर्ड को नहीं होता। ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, डीआर, जो डीआर है उसके दो फीचर्स हैं। सब्जेक्टिव टू रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ द कंट्री, पहली चीज रेगुलेटरी को पास किया है कि नहीं। ठीक है। और डीआर कैन बी बॉट एंड कन्वर्ट इनटू अंडरलाइन शेयर विच आर ट्रेडेड ऑन डोमेस्टिक, या और दूसरी चीज कि डीआर जो तुमने बाय किया है वो वहां की लोकल कंट्री जो है जहां जहां पे वो ट्रेडेड हो रहा है वहां पे कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये भी है, दो चीजें देखनी पड़ती है। इंडियन मार्केट कंपनीज आर परमिटेड टू रेज फॉरेन करेंसी रिसोर्स, इनको फॉरेन करेंसी चाहिए रहता है in the form of issue of ordinary equity shares through depository receipt. Foreign companies are allowed to raise equity capital from India through IDR. ठीक है, इसको और आगे देखेंगे अपन। अब सेबी ने इसके कुछ गाइडलाइन इशूड किए हैं। ठीक है। सेवरल स्टॉक एक्सचेंज अराउंड द वर्ल्ड अलाउ ट्रेडिंग इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंपनी, तो उसको क्या बोलते हैं, जीडीआर। The depository receipt can be specific to a country. It can be traded across multiple country. जो multiple countries में होते हैं उसको जीडीआर बोलते हैं, लेकिन अपना जो स्पेसिफिक है वो अमेरिकन है, एडीआर। This depository receipt issued and traded in US, that is issued by US company, issued by non-US company, जो अमेरिका की कंपनी नहीं है और वहां, और उनको डीआर इशू होता है ट्रेडेड इन यूएस, यूएस में ट्रेड करने के लिए, वैसे डीआर को एडीआर बोला जाता है। बहुत कॉमन है इंडिया में, इंफोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये एडीआर पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। यूएस में अभी भी आप चाहें तो गूगल करिए, तो आपको विप्रो एडीआर, इंफोसिस एडीआर, एचडीएफसी एडीआर ट्रेडेड मिलेगा। ठीक है। अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है कि अब बाहर की जो कंपनी है, नॉन इंडियन कंपनी, वो इंडिया में आना चाहती है तो उसको आईडीआर के थ्रू ट्रेड करने का अधिकार है। तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है वो ट्रेड होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में एज अ आईडीआर। वैसी हांगकांग डिपॉजिटरी है एचकेडीआर, जिसको हांगकांग में करना है, नॉन हांगकांग की कंपनी है जो हांगकांग की नहीं है, उसके लिए एचकेडीआर। ओके। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, they refer to depository receipt that are allowed to be traded in more than one country, एक से ज्यादा कंट्री में अगर ट्रेड होना है तो जीडीआर। जीडीआर आर प्रिफर्ड टू बी इशूड इन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स स्टेट, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में जीडीआर ट्रेड होता है, जैसे वहां के बहुत सारी कंट्रीज है ना, उसके लिए जीडीआर इशूड होता है। ठीक है। द ठीक है, पर्टिकुलर आप जीडीआर यूरोपियन कंट्रीज में ही पाएंगे। The companies whose share are traded in DR get wide investor base from international, यानी कि जिनके पास डीआर है तो उनके पास दुनिया में भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वर्ल्ड में, यानी कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर पाओगे, बहुत सारे तरीके के। भाई अगर यूएस में लिस्टेड है तो यूएस की कंपनी, यूएस के लोग भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वही उसका है बढ़िया फायदा, यूएस से भी पैसा मिल रहा है। इन्वेस्टर गेट टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल स्टॉक थ्रू डोमेस्टिक एक्सचेंज विथ देयर एक्सिस्टिंग ब्रोकर एंड लोकल करेंसी। ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आपको इन्वेस्ट करना है लेकिन वो यूएस में लिस्टेड है, लेकिन अगर उसका आईडीआर यहाँ पे लिस्टेड है इंडिया में, तो अपन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ही खरीद सकते हैं एज अ आईडीआर, और ये ट्रेडेड भी है। ठीक है। तो यहाँ तक अपन इसको कंप्लीट करते हैं। ओके। और इसके आगे 2.2 फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। ओके।